हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। हमारा मटेरियल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल पार्ट 2 के नाम से हम लोग जान रहे थे, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट आज करने वाले हैं वो हमारा है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर हम सिलेबस की बात कर लें कि सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले बोलता है इसमें कि स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी के बारे में बात करना है। स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी, तो स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इनडिटरमिनेंसी होता क्या है। इनडिटरमिनेंसी होता क्या है। एक बार हम लोग इनडिटरमिनेंसी समझ जाएंगे, उसके बाद हम लोग स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी की भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी वर्ड के बारे में। तो स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी जैसा कि बोल रहा है, तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी तक जो हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी देख रहे थे वो क्या था, सारा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट के बारे में अगर हम लोग बेसिक चीज समझने की कोशिश करेंगे तो एक चीज समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग जब बच्चा में न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, मैथमेटिक्स सॉल्व करते थे, उसमें एक इक्वेशन था, एक टॉपिक था इक्वेशन सॉल्व करने वाला। उसमें हमारे टीचर क्या बोलते थे कि इफ द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेरिएबल, मतलब जितना हमें निकालना है एक्स बाई जेड का वैल्यू, अगर नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन के बराबर हो जाए तो हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है 2x + 3y = 5 और एक और इक्वेशन है 5x + 15y = 10। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन है। ये दो इक्वेशन अगर हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, तो अब अगर हमें x और y का वैल्यू निकालना है तो क्या हम निकाल पाएंगे। आपको देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमारे पास दो वेरिएबल है x और y, हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे और हम x y का वैल्यू निकाल लेंगे। लेट अस सपोज हमारे पास एक और इक्वेशन है 2x + 3y + 5z = 16, 6x + 8y + 9z = 18। ठीक है, हमारे पास दो अलग अलग सेट ऑफ इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है। अब आपको बोला जाएगा कि इसमें x और y का वैल्यू निकालो और इसमें x y z का वैल्यू निकालो। तो क्या आप निकाल पाओगे? इसमें तो आप निकाल लोगे, इसमें आप नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल ग्रेटर देन है नंबर ऑफ इक्वेशन से। ठीक है, तो ये जो हमारा टर्म है, ये जो हमारा इक्वेशन है, इसे कहते हैं हम लोग डिटरमिनेट इक्वेशन। डिटरमिनेट इक्वेशन। ठीक है, डिटरमिनेट मतलब क्या? बी कैन डिटरमाइन। डिटरमिनेट वर्ड कहां से बना है? डिटरमाइन वर्ड से। तो बी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। लेकिन इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि एक्स बाई जेड का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? दिस इज इन डिटरमिनेट इक्वेशन। मींस कि दिस इक्वेशन कांट बी डिटरमाइन, दिस इज इनडिटरमाइन इक्वेशन। तो अगर हम इसी चीज को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि व्हेन, देखिए हम लोग इसके पहले जब डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, जब हम लोग बीम की बात कर रहे थे, जब हम लोग और ट्रसेस की बात किए थे, डिटरमिनेट ट्रसेस के बारे में बात किए थे, तो वहां क्या था? हमारा नंबर ऑफ रिएक्शंस फाइंड आउट कर रहे थे। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम था, एक कैंटिलीवर बीम था, मान लीजिए इसका लेंथ था 10 मीटर और इस पर मान लीजिए 15 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा था। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता था? सबसे पहला स्टेप हमारा होता था कि टू डिटरमाइन द रिएक्शन। अगर हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता? आर ए निकालना होता था ना। तो आर ए क्या है? हम निकाल रहे हैं आर ए। आर ए क्या है? रिएक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं आर ए हमारा क्या है? एक वेरिएबल है। जिस प्रकार एक्स और वाई वेरिएबल है, उसी हमारा आर ए भी वेरिएबल है। तो हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर हमारा कि नंबर क्या निकाल रहे थे? यहाँ पर हम लोग निकाल रहे थे सपोर्ट रिएक्शन या फिर एक्सटर्नल रिएक्शन। तो हम इससे एक चीज क्या समझ गए कि हमारे पास एक एक्सटर्नल रिएक्शन निकालना है और हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन क्या क्या हो सकता है?
समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये तो काम करेगा नहीं क्योंकि एक्स डायरेक्शन में सारा फोर्स 0 है। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, एफ वाई इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं तो आर ए माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो हम लोग यहां से क्या निकाल लिए, आर ए इज इक्वल टू 15, हमारा इक्वेशन डिटरमाइन हो गया। एक और इक्वेशन क्या रहता है, कभी भी प्लेन फिगर की बात करेंगे, प्लेन फिगर मतलब 2D फिगर की बात करेंगे, तो हमारे पास 3 नंबर ऑफ इक्वेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। एक समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक है हमारा समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास 3 इक्वेशन अवेलेबल है, हमें 3 ही वेरिएबल निकालना है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें हमें एक ही वेरिएबल निकालना था, हम इसमें से कोई भी, आप इससे भी बना सकते हो, आर ओ का वैल्यू आप लोग मॉम 1 या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 1 में कैलकुलेट कर चुके हो। तो डिटरमिनेट का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेट इक्वेशन का मतलब होता है कि व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू और लेस देन द नंबर ऑफ इक्वेशन अवेलेबल इज कॉल्ड डिटरमिनेट इक्वेशन या डिटरमिनेट बीम, ठीक है, या डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ऑन द कंटेम्पररी हैंड अगर हम बात करते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास एक क्या है, फिक्स्ड बीम है, एक हमारा क्या है, कैंटिलीवर, अब ना होकर के हमारे पास क्या है, फिक्स्ड बीम, जिसका लेंथ हम मान लेते हैं 5 मीटर और ये मान लेते हैं 10 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड एट द सेंटर लग रहा है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। अब हमें क्या क्या निकालना होगा, देखिए इसमें एक और लग रहा होगा, ये मोमेंट हम इससे निकाल लेंगे। अब हम इसमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें निकालना होगा इसमें रिएक्शंस कौन कौन से हैं, एक हमारा आर ए रिएक्शन होगा, एक हमारा आर सी रिएक्शन होगा, एक हमारा मोमेंट एट ए होगा, एक हमारा मोमेंट एट सी होगा। मतलब टोटल अननोन वेरिएबल जो हमारे पास है वो 4 है, वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ए, वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट सी, मोमेंट एट पॉइंट ए, मोमेंट एट पॉइंट सी। तो हमारे पास कितना है टोटल, 4 नंबर ऑफ वेरिएबल। हमारा ये क्या है, प्लेन फिगर है, 2D फिगर है। हमने बोला कि प्लेन फिगर में हमारे पास 3 ही इक्वेशन होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो हमारा ये इक्वेशन नल एंड वॉइड हो जाएगा, इसमें इसका कोई यूज ही नहीं रह जाएगा। समेशन ऑफ एफ वाई अगर हम करेंगे 0, तो समेशन ऑफ एफ वाई क्या लिख सकते हैं यहां से हम लोग, आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। और अगर हम समेशन ऑफ मोमेंट एट ए पॉइंट ए, हम मोमेंट एट पॉइंट ए को 0 अगर करते हैं तो क्या कर सकते हैं, आरसी मान लेते हैं हमारा राइट हैंड साइड से चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान लेते हैं। आप लोग ये क्या कहता है, जब आप पढ़ोगे डिफ्लेक्शन या फिर आप जब पढ़ोगे जब सॉम 1 पढ़े होगे तो वहां पर बताया गया होगा कैसे लेना है साइन कन्वेंशन। ऐसे मैं फिर से बोल देता हूं शॉर्टकट में एकदम, लेफ्ट इज ऑलवेज राइट। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं राइट इज ऑलवेज राइट, बट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में समझिएगा लेफ्ट इज ऑलवेज राइट। लेफ्ट इज ऑलवेज राइट मतलब राइट मतलब राइट नहीं, राइट मतलब सही, लेफ्ट हमेशा सही होता है। हम लोग क्या मानकर चलते हैं, क्लॉकवाइज ऑलवेज पॉजिटिव, अपवर्ड ऑलवेज पॉजिटिव, ये मानकर चलते हैं। लेकिन कब ये राइट होगा, जब हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन से काम करेंगे। जब हम राइट डायरेक्शन से काम करना चालू करेंगे तो ये हमारा सही नहीं होगा। तो अगर हम ऐसे किए हुए हैं तो हमारा ये क्या है, राइट, और ये हमारा क्या है, लेफ्ट। तो अगर हम लेफ्ट डायरेक्शन से चलेंगे तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव। लेकिन जब हम लोग राइट से चलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्लॉकवाइज निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, अपवर्ड निगेटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव। हम लोग कैसे चल रहे हैं, राइट हैंड साइड से चल रहे हैं, क्योंकि हमें मोमेंट एट ए लेना है। तो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। हमें सबसे पहले क्या मिला, एक मोमेंट जो कि कैसा डायरेक्शन में चल रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ मोमेंट एट पॉइंट सी। ये जो हमारा आर ए है वो कैसा दे रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, इसको ऐसे उठा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर उठा रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस आर सी इंटू डिस्टेंस 5 मीटर।
ये हमारा जो है वो कैसे कर रहा है, डाउनवर्ड, मतलब ये कैसे घुमा रहा है, हमारा क्लॉकवाइज मोशन दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा -10 इंटू 2.5। जैसे हम इस पॉइंट पर आए हमें क्या मिला, एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो क्या लिख सकते हैं +ma। अब इसका पॉइंट ma RA का जो रिएक्शन एट पॉइंट A है, क्या इसका कोई मोमेंट होगा ए पॉइंट पर? नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस 0 है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहां हमारे पास 1 2 3 4 वेरिएबल है, हमारे पास इक्वेशन सिर्फ 2 है। क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसी कंडीशन को कहते हैं हम लोग इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, कि हमें इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसको डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो एक बात बताइए, क्या हम कभी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे? और जब नहीं ही डिटरमाइन कर पाएंगे तो क्यों पढ़ रहे हैं? सिंपल सा बात है। तो ऐसा नहीं कि हम इसको नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे। डिटरमाइन, देखिए इक्वेशन 2 प्रकार का होता है। एक हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है, जो हम लोगों ने ये देखा, समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। इसे क्या बोलते हैं हम लोग बाबू? इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम इक्वेशन। और एक इक्वेशन को कहते हैं हम लोग कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन, ये याद रखिएगा वर्ड, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप फ्यूचर में कल होकर गेट ईसी या फिर एसएससी जेई दोगे तो वहां डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारा जो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा इक्वेशन एक्स्ट्रा यूज करते हैं, कौन सा? कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। वर्ड कॉम्पैटिबिलिटी मतलब क्या होता है? कॉम्पैटिबल। आप बोलते हो ना कि मैं इस ग्रुप में कॉम्पैटिबल नहीं हूं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपका फ्रेंड है, 4 लोगों का आपका ग्रुप है, वो चारों लोग आज साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में घूमते हैं, बदमाशी भी साथ में करते हैं। तो आप लोग उन चारों के साथ क्या हो? कॉम्पेटिबल हो, एकदम क्या हो? कंफर्टेबल हो आपको। लेकिन कल होकर जब आप लोग का जॉब लग जाएगा, मान लीजिए कोई एक इंसान है वो इंडियन ऑयल चला गया, एक इंसान है वो ईएससी निकाल लिया, एक इंसान है वो एचपीसीएल निकाल लिया, तो चारों मतलब अलग अलग जगह पर चले गए। अब वहां जाकर आपको नया ग्रुप बनेगा तो आप वहां पर कॉम्पेटिबल नहीं होगे। हाँ, धीरे धीरे हो जाओगे, ऑब्वियस सी बात है, बट इंस्टेंट तो नहीं होगे। तो कॉम्पैटिबिलिटी मतलब होता है वो इक्वेशन जो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को कंफर्टेबल कर दे। अब मान लीजिए आपका 4 ग्रुप इंडियन ऑयल में अलग बनता है और वहां पर आप लोग का नहीं, मतलब कि एकदम से नहीं बन रहा है, लेकिन अगर जो 4 कॉलेज में लोग दोस्त हैं उसमें से एक दोस्त वहां फिर से आ जाता है तो वो क्या करेगा? सबके बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट कर देगा। वो क्या करेगा? कॉम्पैटिबिलिटी बना देगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आप इंडियन ऑयल में हो, आपके दोस्त एक भारत पेट्रोलियम में है, आपका 4 उनका 4। अब देखो क्या हो रहा है कि आप चारों के बीच कॉम्पैटिबिलिटी है और उन चारों में भी कॉम्पैटिबिलिटी है, कंफर्टेबल हो गए हैं। अब जब वो चारों मिक्स होंगे तो आप और आपका फ्रेंड वो दोनों क्या करेगा? उन चारों के बीच का एक लिंक, एक ब्रिज बनाएगा। तो उसे ही कहते हैं कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में डिटरमाइन करने के लिए जो लिंक बनता है उस लिंक को क्या कहते हैं? कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। और कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होता है? कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0। अब देखिए सिंपल सी बात है, आप जब मॉड्यूल नंबर 8 में जाओगे तो वहां आपको डिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए कहा जाएगा, ठीक है? तो डिफ्लेक्शन क्या होता है कि जैसे इसकी बात करते हैं हम लोग, तो हमारा यहां पर देखिए 4 इक्वेशन में हम लोग 2 इक्वेशन तो लिख लिए, एक RA प्लस RC, इसे हम लोग ने इक्वेशन नंबर 1, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये क्या कर रहा है हमें? दोनों कहां से आया? इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। अब अगर हम बोल देंगे कि डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C, ये हमारा पॉइंट C है, क्या यहां पर कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है? बीम तो रिजिड है, अगर हम इसको ऐसे पकड़कर बैठे रहेंगे, इस पर कितना भी लोड लगा लो, हर जगह डिफ्लेक्शन होगा। क्या पॉइंट पर डिफ्लेक्शन होगा? वो तो इसको पकड़ के बेंडिंग की, हम लोग बेल्डिंग किए हुए, चाहे किसी और तरीके से कनेक्ट किए हुए हैं। तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट से क्या हो जाएगा? 0। इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। और सिमिलरली डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए भी क्या हो जाएगा? 0, और इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है, अभी जरूरत नहीं है, आप मॉड्यूल 8 में जाओगे तो वहां आपको डिफ्लेक्शन समझ में आ जाएगा कैसे निकालना है। तो एक इक्वेशन हमें क्या मिला? 2 इक्वेशन मिला कहां से? इक्विलिब्रियम कंडीशन से। और 2 इक्वेशन कहां से मिला? कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन से। अब हमारे पास कितना हो गया? 4 इक्वेशन हो गया। हमारे पास वेरिएबल कितना है? 1 2 3 4 इक्वेशन, 4 वेरिएबल। क्या अब सॉल्यूशन हो जाएगा? अब हो जाएगा।
तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का ये मतलब नहीं होता है कि आप स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर ही नहीं पाओगे, आप कर पाओगे लेकिन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आप नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना होगा, एक्स्ट्रा इक्वेशन लगाना होगा, उसे कहते हैं कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो यही हमारा होता है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में। जो मैं बोल रहा हूं उसका पीडीएफ आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा। 10-11 पेज का पीडीएफ है, ज्यादा बड़ा टॉपिक तो है नहीं, ये 10-11 पेज का पीडीएफ है, वहां से नोट कर लेना। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हो इक्वेशन, जैसे मैंने एग्जांपल देखे, ये सब एग्जांपल वहां पीडीएफ में नहीं होगा। पीडीएफ में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, किसमें क्या प्रूफ बनाना होता है, डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, बस वो होंगे। तो वो अगर होगा तो आप उसको वहां से कर सकते हो। लेकिन जो मैंने एग्जांपल लिया, मैंने डिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट, ये एग्जांपल लिया, कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन के बारे में बताया, तो वो वहां नहीं होगा। तो आप चाहो तो इस चीज को रोक करके, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अपना जब नोट्स बनाओगे तो उसमें ऐड कर लेना, या फिर उसी नोट्स का अगर आप पीडीएफ निकालोगे तो आप उसमें एक पेज ऐड करके अपना उसमें लिख लेना। ठीक है, तो ये हमारा था डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर आपसे डिफिनीशन पूछेगा कि डिफाइन इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, तो क्या बोल सकते हो, द स्ट्रक्चर इन विच द नंबर ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, द स्ट्रक्चर इन विच द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेरिएबल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द compatibility equation is called indeterminate structure। और क्या बोलोगे, the structure whose the number of variable cannot be determined using simply a equilibrium equation is called indeterminate structure। तो ये डिफरेंट तरह का फॉर्मूला है, अब डिफिनीशन है, आप डिफरेंट तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो। होप आपको डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द टाइप ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो हेडिंग देते हैं टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अगर हम इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है। एक होता है, इसको मैं बार डायग्राम के फॉर्म में बना देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक हमारा होता है, इसको मान लिया हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा क्या है, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अब इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो ये दो प्रकार से होगा। एक को कहेंगे स्टैटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। दूसरा हमारा होता है काइनेटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अगर हम स्टैटिक इनडिटरमिनेट की बात करें तो यह भी हमारा दो प्रकार का होगा। ये होगा हमारा एक एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, SID। SID मतलब स्टैटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। और एक हमारा होगा इंटरनल SID। ठीक है, SID का मतलब समझिएगा स्टैटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, SIS होगा। ठीक है, स्टैटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर एंड स्टैटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैटिक इनडिटरमिनेट और एक होता है काइनेमेटिक इनडिटरमिनेट। अब इन दोनों को समझते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक इनडिटरमिनेट के बारे में बात किया गया है, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेट के बारे में नहीं बात किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने काइनेमेटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ रखा है। समझते हैं इनडिटरमिनेट मतलब क्या था। वो स्ट्रक्चर जिसे हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। किसे सॉल्व कर पाएंगे? कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन से। कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन क्या कहता था? डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया। अब काइनेमेटिक मतलब क्या हो गया? काइनेटिक मतलब क्या हो गया? समथिंग इन मोशन। यही होता है ना काइनेमेटिक, स्टैटिक एंड काइनेटिक। काइनेटिक मतलब क्या? समथिंग इन मोशन। तो समथिंग इन मोशन मतलब बीम में हमारा मोशन कहां पे आएगा? डिफ्लेक्शन के पास में आएगा। डिफ्लेक्शन के पास में मतलब कि जिस स्ट्रक्चर का हम लोग डिफ्लेक्शन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे उसे क्या कहते हैं? काइनेटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अब समझते हैं कि हम लोग इसको कहां पढ़े हैं। सिंपल सा बात है। कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन क्या कहता है? डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0। तो क्या कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन से हम लोग कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन से क्या हम लोग डिफ्लेक्शन निकाल पाएंगे? क्योंकि वहां तो ये मान लिया गया है ना कि डिफ्लेक्शन 0 के बराबर है, तो डिफ्लेक्शन तो निकलेगा नहीं। तो जहां पर हम लोग कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे उसे कहेंगे काइनेटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अब बताइए कि कहां पर हम लोग कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन यूज नहीं करते थे? आज तक कभी यूज किए हो? आज के क्लास के पहले नहीं किए हो। मतलब जो हमारा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर था वो हमारा क्या था? काइनेटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। जो हमारा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर था वो हमारा क्या है? काइनेमेटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? फिक्स्ड बीम, नहीं सॉरी, कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, और क्या हो जाएगा हमारा? सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है। इन केस में, इन दोनों केस में हम लोग कभी कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन यूज किए थे? नहीं किए थे। नहीं क्यों किए थे? क्योंकि यहां हमारे पास डिफ्लेक्शन हो रहा था और डिफ्लेक्शन हम लोग कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन से नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है, बस नाम अलग है। इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में नहीं आने वाला है, नहीं आएगा। फ्यूचर में कभी आप गेट दोगे तो हो सकता है, ऐसा चांस है, गेट और ईएससी में, एसएससी जेईई में नहीं है, उसके लेवल का क्वेश्चन नहीं है ये, हो सकता है पूछ दे विच ऑफ द फॉलोइंग बीम इज अ काइनेटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अब वहां पर सबसे पहला कोई बच्चा देखेगा काइनेटिक, यार ये तो कभी पढ़े ही नहीं है, छोड़कर चला आएगा। कोई बच्चा बोलेगा अच्छा इनडिटरमिनेट है तो हमारा फिक्स्ड बीम हो सकता है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर हो सकता है, एक्सटेंडेड बीम हो सकता है, लेकिन नहीं, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर जो हमारा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है वही कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड। तो ये चीज आपको ऑब्जेक्टिव में बस एग्जांपल के फॉर्म में पूछ सकता है, जो मैंने बता दिया। अब आते हैं स्टैटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। स्टैटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर दो प्रकार का हमने बताया। कौन कौन? एक बताया एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेट, दूसरा इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेट। अब इंटरनल और एक्सटर्नल क्या कहता है समझते हैं। इंटरनल मतलब होता है वो स्ट्रक्चर जो इंटरनली हिंज, मतलब जिसमें सपोर्ट रिएक्शन को छोड़ दो अंदर ही इतना सारा रिएक्शन होगा जो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। किससे? इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। एक्सटर्नल का मतलब जब हमें सपोर्ट रिएक्शन जो है, जैसे कि जब हमने बनाया था यहाँ पर फिक्स्ड बीम, तो वहां हमारा सपोर्ट स्ट्रक्चर कौन कौन था? सपोर्ट रिएक्शन, एक रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट सी, मोमेंट एट ए, मोमेंट एट सी, वो सब क्या था? हमारा एक्सटर्नल रिएक्शन था। तो एक्सटर्नल रिएक्शन अगर हमारे इंडिटरमिनेंसी का काउज है तो उसे क्या कहेंगे? एक्सटर्नल इंडिटरमिनेट। और इंटरनल जो भी हमारा रिएक्शन है वो अगर हमारा इंडिटरमिनेंसी का काउज है तो हम क्या कहेंगे? इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, क्लासिफिकेशन कि स्टैटिक इंडिटरमिनेट क्या होता है और क्या उसका नाम था, हाँ, काइनेटिक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, देन हमारा एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। अब रही बात इसके फॉर डिफिनीशन की, तो बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है जो कि पीडीएफ में अवेलेबल रहेगा, आप उससे याद कर लेना, वैसे मैंने समझा रखा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द इनडिटरमिनेंसी ऑफ अ स्ट्रक्चर। अभी तक हम लोग इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। अब हमारे पास एक वर्ड है
इनडिटरमिनेंसी ऑफ अ स्ट्रक्चर। तो समझते हैं इनडिटरमिनेंसी क्या होता है। तो हेडिंग दीजिएगा इनडिटरमिनेंसी ऑफ अ स्ट्रक्चर। इनडिटरमिनेंसी ऑफ अ स्ट्रक्चर। अब यहां पर एक वर्ड आता है इनडिटरमिनेंसी। तो इनडिटरमिनेंसी को समझने के पहले सबसे पहले हम एक बात बोलने की कोशिश करेंगे कि हम लोग इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को पढ़ते ही क्यों हैं। ठीक है, क्या रीजन है, क्यों पढ़ना होता है और पढ़कर हम लोग क्या कर लेंगे। ठीक है, तो उसके पहले एक वर्ड होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप लोग को पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, सबसे पहला एक वर्ड होता है इनडिटरमिनेंसी पढ़ने के पहले, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसा वर्ड बोल रहा है कि हमारा फ्रीडम का डिग्री है। फ्रीडम मतलब मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, मेरे दोनों पैर आराम से हैं, कोई बंधन नहीं है, कोई बेड़िया नहीं लगी है, हाथ में हथकड़ी नहीं है, मैं एकदम आराम से खड़ा हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, इधर जा सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, इधर जा सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, घूम सकता हूं, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, जंप कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैं आगे भी जा सकता हूं, मैं पीछे भी जा सकता हूं। मतलब मेरा एक मोशन ये हुआ, दूसरा मोशन ये हुआ, तीसरा मोशन मेरा क्लॉकवाइज रोटेशन, चौथा मोशन मेरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, पांचवा मोशन मैं आगे जा सकता हूं, छठा मोशन मैं पीछे जा सकता हूं, सातवां मोशन मैं उछल सकता हूं। ठीक है, तो मैं इतना जगह फ्रीडमली के साथ मूव कर सकता हूं। क्या मैं नीचे जा सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे नीचे क्या है, फ्लोर। ठीक है, तो फ्लोर है। अब अच्छा एक बात बताइए कि मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरे साथ कितना मोशन हुआ, मैं 7 जगह घूम सकता था, इधर, इधर, आगे, पीछे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर घूम सकता था। लेकिन मैं नीचे नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि नीचे से हमें सपोर्ट रिएक्शन लग रहा है। नीचे से क्या हो रहा है, एक सपोर्ट लग रहा है। तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गया ना कि जितना हमारे पास सपोर्ट रहेगा उतना हमारा जो डिग्री है मूवमेंट का वो रुक जाएगा। ये हमें समझ में आ गया पहला चीज। अब एक चीज समझिए कि अगर इधर मेरा एक दीवार लग जाए, यहां से जस्ट पीछे, मैं जैसे इस बोर्ड में चिपक गया हूं, तो मैं क्या आगे जा सकता हूं? जा सकता हूं। क्या मैं पीछे जा सकता हूं? नहीं। क्या मैं नीचे जा सकता हूं? नहीं। अब मेरा जो डिग्री था वो नीचे वाला भी स्ट्रेन हो रहा है, रुक रहा है, और पीछे वाला भी रुक रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे भी मेरे एक सपोर्ट आ गया। तो एक चीज समझ में आ रहा है कि जितना सपोर्ट हमें लग रहा है हमारा डिग्री, हमारा मूवमेंट उतना ही रुक रहा है। जितना सपोर्ट लग रहा है उतना ही हमारा डिग्री रुक रहा है। तो बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ सपोर्ट, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमारा सपोर्ट बढ़ेगा तो मूवमेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम घटेगा। पहले मैं 7 जगह चक्कर काट रहा था, अब मैं 6 जगह ही चक्कर काट रहा हूं क्योंकि पीछे मेरा क्या है, सपोर्ट लग गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड। अब देखिए मैं यहां खड़ा हूं तो मैं अगर दीवार में चिपक कर खड़ा हूं तो मैं 6 जगह घूम सकता हूं, इधर, इधर, आगे 3, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 6 और ऊपर। ठीक है, सॉरी 1 2 3 5 1 6, ठीक है, 6 जगह मैं घूम सकता हूं। तो अभी अगर मेरे पूरे डिग्री मैं ये भी जानता हूं कि कोई सिस्टम डिफाइन कब होता है, जब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। बिना इक्विलिब्रियम में तो आप डिफाइन कर ही नहीं सकते हो। तो इक्विलिब्रियम करने के लिए क्या होगा, मुझे जो मैं 6 जगह घूम रहा हूं वो 6 जगह से मुझे रोकना पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन एनी व्हाट, एनी सिस्टम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन एनी सिस्टम, उसे क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक चीज समझ में आ गया। अब एक चीज समझते हैं कि इनडिटरमिनेंसी में इस डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या जरूरत है। तो हमने देखा कि इनडिटरमिनेंसी में, जैसे फिक्स्ड बीम की ही बात कर लेते हैं हम लोग, ये हमारा क्या था, फिक्स्ड बीम था। तो फिक्स्ड बीम में हमारा RA, RC, RA, RC, ये मान लीजिए हमारा कोई 5 किलो न्यूटन का लोड है, तो मोमेंट एट A और मोमेंट एट C, ये 4 हमारा रिएक्शन था।
इन 4 रिएक्शन में हमारे पास जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन था वो कितना था, एक समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। ये था हमारा 2 इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन के कारण हमारा 2 वेरिएबल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये 2 वेरिएबल को हमें क्या करना होगा, रोकना होगा, तब ना सिस्टम को डिफाइन कर पाएंगे। तो डिग्री ऑफ डिटरमिनेंसी ऑफ ए स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड टू डिफाइन एनी सिस्टम। तो इस केस में हमारा 2 तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन था, 2 और कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन लाएंगे, तब हम चारों पॉइंट को डिटरमाइन कर लेंगे, जो हमने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में। तो एक चीज समझ में आ गया कि इसका डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी क्या है, 2। तो वही होता है इनडिटरमिनेंसी ऑफ ए स्ट्रक्चर, मतलब बोलता है कि नंबर ऑफ कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल और टू डिफाइन द सिस्टम। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी या फिर इनडिटरमिनेंसी ऑफ अ स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि सर ये चीज तो ठीक है, हमने देख लिया कि इनडिटरमिनेंसी क्या होता है। अब आप मुझे ये बताओ कि इनडिटरमिनेंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इनडिटरमिनेंसी कैलकुलेट करने के लिए 2 अलग अलग हम लोग कंडीशन लेकर चलेंगे। पहला कंडीशन होता है फॉर अ पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, जिसे हम प्लेन ट्रस कहेंगे, और दूसरा हमारा रिजिड जॉइंटेड प्लेन ट्रस। मतलब पहला में पिन जॉइंटेड, दूसरा में रिजिड जॉइंटेड। पिन जॉइंटेड मतलब हर जगह हमारा हिंज सपोर्ट होगा, और रिजिड जॉइंटेड मतलब हर जगह हमारा फिक्स सपोर्ट होगा। तो मैं इस वीडियो को, इस बोर्ड को डिलीट करता हूं और आप आगे इस चीज को देखिएगा कैसे कैलकुलेट हमें करना है। तो हम लोग ने अब पढ़ना है क्या, हेडिंग दीजिएगा कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी, डिग्री ऑफ static indeterminacy of a pin jointed plane of a pin jointed plane frame ब्रैकेट में प्लेन ट्रस। देखिए मैंने क्या बोला था कि डिग्री ऑफ जो इनडिटरमिनेंसी हम लोग कैलकुलेट करना है वो 2 तरीके से पढ़ना है। एक हमारा होता है प्लेन ट्रस के लिए, जो कि हमारा क्या होता है, पिन जॉइंटेड प्लेन होता है, और दूसरा हमारा रिजिड जॉइंटेड प्लेन होता है। मतलब एक प्लेन जिसे हम लोग पिन जॉइंटेड कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जिसमें हमारा मोमेंट 0 होगा। देखिए पिन जॉइंटेड और रिजिड जॉइंटेड में क्या अंतर है, एक में हमारा मोमेंट क्या होगा, 0, मोमेंट 0। लेकिन यही अगर हमारा फिक्स हो गया, मान लो हम बिल्डिंग कर दिए हैं, तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मोमेंट, हमारा मोमेंट के लिए रिएक्शन काउज होगा। समझिएगा डायग्राम के साथ। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक क्या है, हिंज जॉइंटेड है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा हिंज जॉइंट है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर फोर्स लगाया तो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ठीक है, अगर हम ऊपर से फोर्स लगाए तो नीचे की ओर मूवमेंट करेगा। तो इसके सपोर्ट पर, जहां पे हमने इसको सपोर्ट देकर रखा है, क्या वहां कोई मोमेंट रिएक्शन आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो मोमेंट है वो तो हमारा घूम ही रहा है। ये रिएक्शन कब आएगा, जब हमारा ये क्या है, फिक्स्ड जॉइंट है। हमने क्या किया, वेल्डिंग कर दिया। अब जब हमने मोमेंट यहाँ पर फोर्स पी लगाया, ये चाहेगा इसको नीचे की ओर घुमाना, बट यहाँ पर चूंकि ये फिक्स्ड है तो ये नहीं मूव करेगा। मतलब यहाँ पर हमारा एक मोमेंट रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, एक मोमेंट रिएक्शन आ रहा है। तो इससे हमें चीज क्या समझ में आ गया कि जहां पे हमारा हिंज जॉइंट होगा, जहां पे हमारा पिन जॉइंट होगा, वहां पे हमारा सपोर्ट के पास कोई मोमेंट नहीं आएगा, मोमेंट रिएक्शन नहीं आएगा, मूव करेगा। देखिए मोमेंट और मूवमेंट में फर्क है, बच्चे वही कंफ्यूज करते हैं। जहां मूवमेंट आसानी से हो रहा है वहां पे इसका कोई रोल है ही नहीं। अब इसे अगर मान लो हम यहां पर ऐसे खड़े हैं, हम इधर जा रहे हैं आराम से, तो क्या इधर से कोई सपोर्ट हमको लग रहा होगा? नहीं लग रहा होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, हम आगे नहीं मूव कर सकते हैं, मतलब कि एक सपोर्ट मुझे बांधे हुए उस डायरेक्शन से। तो जहां पे हमारा हिंज पॉइंट है वहां पर फ्रीली मूवमेंट होता है, और जहां फ्रीली मूवमेंट हो रहा है वहां कोई सपोर्ट रिएक्शन नहीं है। जब सपोर्ट रिएक्शन है ही नहीं तो कैलकुलेट भी नहीं करना है। यहां पर हमारा क्या हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब यहां पर हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन है। सपोर्ट रिएक्शन है मतलब हमें निकालना होगा।
तो हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पिन ज्वाइंट के बारे में बोला गया है। हमारे में आप सिलेबस देखोगे स्ट्रेस फॉरवर्ड लिखा हुआ है, इनडिटरमिनेट ट्रेसेस, वहां कहीं फिक्स ज्वाइंट की बात नहीं किया गया और ट्रस हमेशा हिंज ज्वाइंट बनता है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, पिन ज्वाइंटेड। हाउएवर जो मैं पीडीएफ दूंगा उसमें मैं फिक्स ज्वाइंट के बारे में भी बता उसमें दिया हुआ है और इवन काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी के बारे में भी दिया गया है। तो आपको अगर इच्छा है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं इच्छा है कोई जरूरत नहीं है पढ़ने का, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अब स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी फॉर अ पिन ज्वाइंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज को। हमारे पास जो सबसे सिंपल ट्रस है, सबसे सिंपल ट्रस है वो कौन सा है, एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, ये हमारा एक सबसे सिंपल ट्रस है, ठीक है। यहां पर हमने एक सपोर्ट दिया, यहां पर हमने एक सपोर्ट दिया, ये हमारा क्या है, एक सिंपल ट्रस। इससे सिंपल ट्रस तो नहीं हो सकता है। तो इसमें अगर हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ लिंक, नंबर ऑफ लिंक कितना है, 1 2 3, नंबर ऑफ लिंक कितना है 1 2 एंड 3, एंड नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितना है हमारा, एक ज्वाइंट, दो ज्वाइंट, तीन ज्वाइंट। नंबर ऑफ ज्वाइंट भी हमारा कितना है 3, नंबर ऑफ ज्वाइंट 3 एंड नंबर ऑफ लिंक 3, ठीक है। ये हमारा सिंपल ट्रस है और सिंपल ट्रस है मतलब ये हमारा क्या है, एक डिटरमिनेट ट्रस है। इसमें हम लोग नंबर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमिनेट ट्रस है। इस पर क्या हो सकता है, एक फोर्स यहां पर लग सकता है। अब चूंकि ये पिन ज्वाइंट है तो हमारे पास रिएक्शन कितना हो सकता है, दो ही, एक आर ए और एक आर बी। ये बोल देते हैं पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, यही हो सकता है। अब हम आर ए और आर बी निकाल सकते हैं, एक तो समेशन ऑफ एफ बाई इज इक्वल टू 0 करके, और एक बोल सकते हैं मोमेंट एट पॉइंट ए या फिर बी इज इक्वल टू 0 करके। दो इक्वेशन, दो रिएक्शन हमें सिर्फ और सिर्फ निकालना है, क्योंकि यहां और यहां हमारे पास कोई मोमेंट का रिएक्शन है ही नहीं। तो हमारा जो सबसे सिंपल ट्रस है वो एक ट्रायंगुलर ट्रस है जिसमें नंबर ऑफ लिंक 3 है, नंबर ऑफ ज्वाइंट 3 है, और ये क्या है, हमारा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब अगर मान लीजिए इसको हमको आगे बढ़ाना है, इसको हमें आगे बढ़ाना है, मतलब कि इस ट्रस को और बड़ा ट्रस बनाना है, और बड़ा ट्रस बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ लिंक्स को ऐड करते हुए चलेंगे। नंबर ऑफ लिंक्स को क्या करते हुए चलेंगे, ऐड करते हुए चलेंगे। तो नंबर ऑफ लिंक्स को अगर हम यहां पर ऐड करते हुए चलेंगे, तो अगर हम एक लिंक को ऐड करते हैं, एक लिंक को हम लोग यहां पर ऐड करते हैं, मान लीजिए एक लिंक हमने ऐड करा, ठीक है, एक लिंक हमने ऐड करा, एक सेकेंड, ठीक है, एक लिंक को ऐड करा हमने, या फिर क्या बोल सकते हैं कि इसको बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ ज्वाइंट्स हम लोग बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स बढ़ा रहे हैं। तो एक ज्वाइंट्स को बढ़ाएंगे हम लोग, मान लीजिए ये हमारा एक ज्वाइंट से हिंज ज्वाइंट्स है, एक ज्वाइंट को बढ़ाने के लिए हमें दो एडिशनल नंबर ऑफ मेंबर डालना पड़ेगा लिंक। एक ज्वाइंट मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहां से सिंपल सा बात कि एडिशन ऑफ one joints led to addition of extra two link। ये हम लोग बोल सकते हैं कि एक ज्वाइंट अगर हम ऐड करते हैं तो हमें दो लिंक इसमें ऐड करना होगा। इसमें कोई डाउट आप लोग को, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब देखिए जब हमारे पास पहले जो सिंपल ट्रस था, तो सिंपल ट्रस में हमारे पास कहां गया, हाँ, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने थे 3, और नंबर ऑफ एम कितना था हमारा, नंबर ऑफ लिंक भी 3 था, ठीक है। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हमने एक एक्स्ट्रा ज्वाइंट ऐड किया, एक एक्स्ट्रा ज्वाइंट ऐड किया, तो हमारे पास कितना एडिशनल लिंक आया, 2 लिंक आया। हमारे पास कितना एडिशनल लिंक आया, 2 लिंक आया। तो अब अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास पहले एक सिंपल ट्रस था और हमने एक एक्स्ट्रा एक और पॉइंट इसमें ज्वाइंट ऐड कर दिया, ये हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास टोटल कितना ज्वाइंट्स हो गए, 1 ज्वाइंट्स, 2 ज्वाइंट्स, 3 ज्वाइंट्स और 4 ज्वाइंट्स।
तो एडिशनल जॉइंट्स को हम बोल सकते हैं, एडिशनल जॉइंट्स को क्या बोल सकते हैं, J -3। टोटल जॉइंट्स हमारे पास 1 2 3 4, और 3 हमारा पहले से सिंपल ट्रस का पार्ट था, तो 4 - 3 1, तो एडिशनल जॉइंट्स हमारा कितना हो गया 1। अगर यहां पर हम 2 जॉइंट्स ऐड करेंगे तो J -3 हो जाएगा, वैसे होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एडिशनल जॉइंट्स क्या हो जाएगा हमारा J -3। अब एक जॉइंट्स के एडिशन पर ये हमारा क्या है J -3, टोटल जॉइंट्स हमारा 4 हो गया, एक जॉइंट्स हमारा 3 जॉइंट्स पहले से था। अगर हम एक और जॉइंट्स को ऐड करते हैं लेट अस सपोज, तो हमारे पास अब नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना हो गया 1 2 3 4 और 5। 5 - 3 2, 2 एडिशनल जॉइंट्स, तो एडिशनल जॉइंट्स हमारा कितना हो गया, ये हमारा क्या हो गया एडिशनल जॉइंट्स, ये हमारा कितना हो गया एडिशनल जॉइंट्स। एडिशनल जॉइंट्स मतलब J -3। अब J हमारा नंबर ऑफ जॉइंट्स पर डिपेंड करेगा, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब एक एडिशनल जॉइंट से हमें कितना 2 एक्स्ट्रा लिंक ऐड होना पड़ता है, तो नंबर ऑफ एडिशनल लिंक कितना हो जाएगा 2 × J -3। क्यों 2 × J -3? क्योंकि एक नंबर ऑफ एडिशनल जॉइंट्स कितना है हमारा J -3, एक एडिशनल जॉइंट्स पर 2 एक्स्ट्रा लिंक आ रहा है, तो एडिशनल लिंक कितना हो गया 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास पहले से कितना लिंक अवेलेबल था, 3 लिंक अवेलेबल था, तो बोल सकते हैं हमारा कि इसको और कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एडिशनल लिंक, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एडिशनल लिंक कितना हो जाएगा 2 × J -3 माइनस हमारा ऑलरेडी पर कितना है 3, तो लिख सकते हैं 3, और ये हमारा क्या हो गया नंबर ऑफ लिंक, जिसको हम m के बराबर बोल सकते हैं। हमारा नंबर ऑफ लिंक्स कितना हो गया एडिशनल टोटल माइनस व्हाट आपका क्या हो गया ये पहले वाला। हम लोग यहां से बोल सकते हैं m = 2J -6, सॉरी यहां प्लस हो जाएगा क्योंकि हमारे पास यहां पर टोटल नंबर ऑफ लिंक हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लिंक इज इक्वल टू m = 2 × J -3 + 3। क्यों 2J -3 क्या है हमारा एडिशनल लिंक। हमने शुरू से, मैं समझाता हूं फिर से, अगर हमारे पास पहले से एक सिंपल फ्रेम था, अब ये सिंपल फ्रेम में हमने एक और जॉइंट्स को ऐड किया, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना हो गया 1 2 3 एंड 4, तो एक्स्ट्रा एडिशनल जॉइंट्स कितना हो गया हमारा 4 - 3, तो 4 हमारा क्या हो गया J नंबर ऑफ जॉइंट्स -3। अब एक एडिशनल जॉइंट्स पर 2 एक्स्ट्रा लिंक आता है, तो नंबर ऑफ एडिशनल लिंक्स कितना हो गया 2 × J -3। टोटल नंबर ऑफ लिंक की बात करेंगे तो m = क्या हो जाएगा 2 × J -3 प्लस ऑलरेडी पहले से हमारे पास 3 लिंक था तो 3, तो m = क्या हो जाएगा 2J -6 + 3, तो m = क्या हो जाएगा 2J -3। अब ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे आप जिंदगी भर याद रखोगे, इससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आएगा, ठीक है। तो m = क्या हो गया हमारा 2J -3। अब अगर आपसे पूछा जाए कि डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी क्या होगा, डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी क्या होगा, सिंपल सा बात। तो डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी निकालने के लिए हम 2 फैक्टर को कंसीडर करेंगे, एक को कहते हैं हम लोग इंटरनल डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी, इंटरनल डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी। इंटरनल डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी निकालना होगा तो हम बोलेंगे कि डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी इज इक्वल टू, ये इस पॉइंट को इधर लेके चले जाओ, m को हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में लेकर के आएंगे,
तो हम बोल देंगे m माइनस व्हाट, m माइनस 2j माइनस 3। ये हमारा हो गया इंटरनल डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी, इंटरनल डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी d इज इक्वल टू m माइनस 2j माइनस 3। अब यहां पर एक टर्म आता है, वो हमेशा आपको काम आएगा, और वो हम बोल देंगे इसमें कंक्लूजन करके, कि हमारा कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन कहता है कि हम इस इक्वेशन की बात करेंगे, तो इस इक्वेशन में बोलता है कि इफ यहां पर एक वर्ड देंगे कंक्लूजन, कंक्लूजन बोलता है कि इफ m become equal to 2j माइनस 3, m इक्वल टू 2j माइनस 3, अगर m 2j माइनस 3 के बराबर है, 2j माइनस 3 का बराबर है, तो m 2j माइनस 3 के बराबर है, तो डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी क्या हो जाएगा, 0। तो डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी अगर हमारा 0 हो गया, तो हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ये क्या है हमारा, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। सेकंड की बात करते हैं कि इफ m बिकम ग्रेटर देन 2j माइनस 3, अगर हमारा m ग्रेटर देन 2j माइनस 3 हो जाए, तो क्या बोल सकते हैं, हमारा डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा मतलब इनडिटरमिनेट बीम है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, स्टैटिकली इंटरनल इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा हमारा ये, स्टैटिकली इंटरनल इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तीसरा कंक्लूजन कहता है हमारा कि इफ m बिकम लेस देन 2j माइनस 3, अगर 2j माइनस 3 से हमारा m कम जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारा डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो क्या निगेटिव डिटरमिनेंसी क्या हमारे लिए है पॉसिबल, क्या हम वैसा कुछ सोच सकते हैं कि हमारा कोई बिना फोर्स लगाए ही हमारा डिग्री, मतलब बिना कोई रिएक्शन के हमारा सपोर्ट खड़ा रहे, नहीं। तो ये जो हमारा होता है, इसे कहते हैं हम लोग, ये कंडीशन का नाम होता है अनस्टेबल स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कल होकर आप एसएससी का पेपर दोगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज का दोगे, गेट का दोगे, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन गेट में इसमें पूछ सकता है कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए m और j का क्या इक्वेशन होता है। तो अब शायद आपको याद ना करना पड़े, आप ये चीज पहले भी देखे होंगे, बट आपको वहां पर याद करना पड़ता होगा कि m इज इक्वल टू 2j माइनस 3। अब आपको शायद इस क्लास के बाद m और 2j माइनस 3 का रिलेशन आपको याद नहीं करना होगा। तो आप यहां तक चीजें समझ गए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल इनडिटरमिनेंसी की। हमने पहले इंटरनल डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी की बात की, दूसरा हमारा है एक्सटर्नल डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी। ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऐसे भी समझ गए होंगे। जब हमने फिक्स्ड बीम बनाया था, तो हमारे पास कितना रिएक्शन थे। अगर हम लोग एक फिक्स्ड बीम की बात करते हैं, हमारा एक फिक्स्ड बीम था, ये फिक्स्ड बीम पर हमारे पास कितना रिएक्शन था, एक रिएक्शन RA था, एक रिएक्शन RB था, एक मोमेंट एट A था और एक मोमेंट एट C था। ये था, याद करिए, यही था ना। अब ये सब क्या है, हमारा एक्सटर्नल लोड है। तो एक्सटर्नल लोड के कारण जो इनडिटरमिनेंसी का होगा उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल इनडिटरमिनेंसी। इनडिटरमिनेंसी का डिग्री क्या था, नंबर ऑफ सपोर्ट रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट या फिक्स द बीम। तो इसमें हमारा कितना नंबर ऑफ चाहिए, 4, 1, 2, 3, 4 में से 2 तो हम निकाल सकते हैं कहां से, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से।
तो बोलता क्या है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा लोड रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट या फिर टू फिक्स द कट स्टेट ऑफ अ बीम या फिर टू फिक्स द बीम। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट की रिएक्शन कितने हैं, 1 2 3 4, इसे बोल देते हैं टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट। कैसा सपोर्ट, एक्सटर्नल, इज इक्वल टू, लेट अस सपोज इसका वैल्यू हम बोलते हैं स्मॉल आर, इसको आप लोग गामा कंफ्यूज नहीं करिएगा, स्मॉल आर। हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन कितने हैं, 3, मतलब कि हम 3 इक्वेशन तो हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन से निकाल लेंगे। चौथा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना है, 3। तो बोल सकते हैं हम लोग यहां से डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी या डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेंसी इज इक्वल टू R-3। अब यहां पर कंफ्यूजन होगा आप लोगों को कि सर इसमें आपने बोला था कि 2 कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन लगा रहे हैं, तो हमारा देखिए 2 कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन लगाएं, वो इक्वेशन नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इक्वेशन, बट हमारा इसमें डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी क्या कहता है कि नंबर ऑफ एक्स्ट्रा सपोर्ट, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा रिएक्शन। तो वो कितना रिएक्शन है हमारा, 3, R-3। तो हो जाएगा इसके केस में 1, इसका डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी कितना हो जाएगा, 1 एक्सटर्नल। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी, अगर वर्ड पूछ रहा है डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी, तो हम इंटरनल इनडिटर्मिनेंसी निकालेंगे, एक्सटर्नल निकालेंगे, वो हमारा टोटल हो जाएगा। बट जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम दोगे, जैसे कि अगर आप मतलब अपना यूनिवर्सिटी पेपर दे रहे हो या फिर फ्यूचर में गेट ईएससी का अगर सब्जेक्टिव दोगे, एसएससी का सब्जेक्टिव दोगे और सिर्फ बोल देगा कि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी, तो वहां एकदम क्लियर लिखना कि डिग्री ऑफ इंटरनल इनडिटर्मिनेंसी इज इक्वल टू दिस, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेंसी इज इक्वल टू दिस, हेंस टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी इज इक्वल टू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंड दिस इज द वैल्यू। होप समझ में आया होगा आज का क्लास। तो आज का क्लास जो हमारा था स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी, वो इतना ही था। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास होगा इसी मॉड्यूल का, उसमें हम लोग ट्रसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इनडिटर्मिनेट ट्रस का कैलकुलेशन कैसे करना है। आज हम लोगों ने ओवरव्यू देखा, इनडिटर्मिनेंसी होता क्या है, इनडिटर्मिनेंसी का डिग्री कैसे निकालते हैं, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है, वो हम लोगों ने आज देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रस को लेकर के सारा कैलकुलेशन करेंगे कि अगर हमारा एक इनडिटर्मिनेट ट्रस है तो उसमें हम लोगों ने जो मैंने बोला डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस क्या होते हैं, कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशंस क्या होता है, वो हम लोग पहले बीम के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग ट्रसेस के बारे में पढ़ेंगे। होप आज का क्लास आपको पसंद आया हो। ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो हमारे जो चैट बॉक्स है एप्लीकेशन पर, आप उस चैट बॉक्स के जरिए आप जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको फिर भी डाउट नहीं सॉल्यूशन मिल रहा है तो हमारा जो नंबर फ्लैश होता है, इसमें फ्लैश नहीं हो रहा है बट आपको नंबर तो पता ही होगा क्योंकि आपने एप्लीकेशन लिया है, तो उस नंबर पर बात कर लो, उन्हें मैसेज कर दो। बट एक चीज का ध्यान रखो, जब भी मैसेज करो कंप्लीट मैसेज करो, बस ये मत कर दो कि सर समझ में नहीं आ रहा है। कंप्लीट बोलो कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उसमें ये इस ड्यूरेशन पे जो आप बोले हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, या फिर अगर आप मैसेज कर रहे हो कोई अपना डाउट, कोई न्यूमेरिकल, कोई क्वेश्चंस, तो आप वहां कंप्लीट बोलो कि ये सब्जेक्ट का नाम है, ये फैकल्टी का नाम है, तो वो डायरेक्ट फैकल्टी तक आएगा। वहां पर फैकल्टी का नंबर तो होगा नहीं, आप बस बोल दोगे कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 2 में हमें ये प्रॉब्लम है। तो मॉम बस मैं अकेले नहीं लेता हूं, मेरे साथ और भी बहुत सारे फैकल्टी हैं जो मॉम लेते हैं, तो हो सकता है वो उनके पास चला जाए, तो वो तो पढ़ाई ही नहीं इस टॉपिक को, या फिर हो सकता है वो किसी और तरीके से पढ़ाई होंगे तो आपका डाउट क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आप क्लियर कट वहां पर देना कि ये सर हैं, नाम तो पता ही होगा, विनीत रंजन ऐसे नाम है, ये सर हैं और सर हम उनसे ये सब्जेक्ट का डाउट है। ठीक है, तो होप आज का क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू, कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे।